Very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing. So today we will discuss NORCET PYQ series number 8. Already we had discussed till the series number 7. प्लीज़ लगातार आप ये सीरीज़ को देखते रहिए, ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो 15 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है एंड डेफिनेटली इसमें से कुछ तो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. क्वेश्चन ना आए तो एटलीस्ट उस टॉपिक पे क्वेश्चन बन के ज़रूर आएगा, सो डैट आपका टॉपिक तो क्लियर होगा. सो नाउ वी विल डिस्कस सीरीज नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट अ मिनट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो. फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न, अ क्लाइंट हैज डेवलप्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड इज रिसीविंग हिपैरिन आईवी. ठीक है, एक क्लॉट की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है, ठीक है, स्वेलिंग हो गई है वेन्स की, ठीक है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स हो गया है बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन. ठीक है, सो फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, एक प्रेग्नेंट लेडी ने एक हेल्दी न्यूबॉर्न की डिलीवरी की है एंड उसी के साथ उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है एंड साथ ही वो हिपैरिन जो है आईवी रूट से ले रही है, ठीक है, उसको आईवी हिपैरिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट है. देन व्हाट आर द साइंस and symptoms of a heparin overdose for which the nurse would need to observe during postpartum care of the client. अब देखो, एक पेशेंट है जिसने एक हेल्दी न्यूबॉर्न की बर्थ दिया है, ठीक है, देन शी डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए ही वो हिपैरिन जो है आईवी हिपैरिन ले रही है. देन व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिपैरिन ओवरडोज. अगर उसको हिपैरिन दे रहे हैं हम आईवी से तो उस फीमेल में हिपैरिन ओवरडोज हो गया है, ऐसा नर्स को कौन से सिम्टम्स से, कौन से साइन से पता चलेगा, ठीक है, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम केयर. ठीक है, पोस्टपार्टमली अगर उस फीमेल को आईवी हिपैरिन की वजह से हिपैरिन ओवरडोज हो गया तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो ये बताएंगे कि येस, इस फीमेल में हिपैरिन का ओवरडोज हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की, दैट इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन. ठीक है, देन हिपैरिन हम क्यों देते हैं, येस, व्हाई हिपैरिन वी आर गिविंग, इट एक्ट एज एन एंटी कोएगुलेंट. ठीक है, बट हमेशा याद रखना हिपैरिन जो है कभी भी पुराने क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करेगा. इट नेवर डिसॉल्व ओल्ड क्लॉट, इट ऑलवेज प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट. ठीक है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट, नए क्लॉट्स को बनने के लिए ये हिपैरिन प्रिवेंट करेगा. बट जो पुराने ऑलरेडी उस पेशेंट में क्लॉट है, जो क्लॉट फॉर्म्ड है, उसको डिसॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, ऑलवेज इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ऑप्शन में से कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो हिपैरिन ओवरडोज को बताता है. डिसयूरिया, एपिस्टेक्सिस, हिमेचूरिया एंड डिसयूरिया, वर्टिगो, हिमेचूरिया, एक्इमोसिस, हिमेचूरिया, एक्इमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस. सी, डिसयूरिया नहीं होता, हिमेचूरिया हो सकता है बट डिसयूरिया नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हिपैरिन क्या करता है, एंटी कोएगुलेंट का काम. ठीक है, तो जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा फ्री फ्लो होगा. ठीक है, सो वहां पे ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी. ओके, तो डिसयूरिया नहीं होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ने के बाद ओवरडोज अगर हिपैरिन हो गया तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है, ब्लीडिंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, तो हिमेचूरिया हो सकता है बट डिसयूरिया नहीं. एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नेजल ब्लीड हो सकता है, बट हिमेचूरिया भी हो सकता है, बट अगेन डिसयूरिया नहीं हो सकता. ठीक है, देन वर्टिगो, नहीं, वर्टिगो नहीं होगा. हिमेचूरिया येस हो सकता है, एक्इमोसिस भी हो सकता है. अगर इंटरनली कहीं ब्लीड हुई है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन के जैसे जो है ये एक्इमोसिस दिखता है. ठीक है, अगेन देन हिमेचूरिया हो सकता है, एक्इमोसिस भी हो सकता है एंड एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है. इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा. ये वो साइन एंड सिम्टम्स है हिपैरिन ओवरडोज के जो नर्स को पोस्टमार्टम केयर में उस क्लाइंट के अंदर ऑब्जर्व करने की जरूरत है. ठीक है, अगर ये तीनों सिम्टम्स उसको दिखते हैं, इट इंडिकेट्स कि हिपैरिन ओवरडोज जो है उस क्लाइंट को हो गया है. क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या पूछा हुआ है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशन. ठीक है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशंस क्या होता है. सी, फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शंस.
आर द ड्रग्स नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशंस आर ड्रग फॉर्मुलेशंस विथ लिमिटेड फार्मोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी। ऐसे ड्रग फॉर्मुलेशंस है जिसमें कि लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, हैव लिमिटेड वैल्यू एंड रिक्वायर नो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लेवल। उनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है एंड दे डू नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लेवल्स, have less than a two-fold difference in minimum toxic levels and minimum effective concentration in the blood। नैरो थेराप्यूटिक इंडिकेशन जिन ड्रग्स का होता है वो लेस देन टू फोल्ड, एग्जाम्पल 2 है उसका 4, उससे भी कम, ठीक है, डिफरेंस इन मिनिमम टॉक्सिक लेवल, उनका टॉक्सिक लेवल जो बहुत ही मिनिमम रहेगा एंड मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में होना चाहिए वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। देन हैव लिमिटेड पोटेंसी एंड साइड इफेक्ट। पोटेंसी जो होती है, जो पेटेंसी होती है किसी ड्रग की, वो भी बहुत लिमिटेड रहेगी एंड साइड इफेक्ट्स जो है वो भी लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। सी पहले ना नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को समझना है कि ये होता क्या है। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मीन्स जो थेराप्यूटिक डोज है, जो थेराप्यूटिक डोज है मेडिकेशन का, थेराप्यूटिक डोज ऑफ मेडिकेशन इज लिमिटेड, ठीक है। एग्जाम्पल लो, ये एक ड्रग है, ठीक है, इसका थेराप्यूटिक डोज कितना है, इट इज 2 mg पर DL, ठीक है। अब अगर ये थेराप्यूटिक डोज ब्लड में जाके 8 mg पर DL शो कर रहा है, देन ये क्या हो गया, इट इज टॉक्सिक लेवल। बट यही अगर 2 mg पर DL 3 mg पर DL हो गया, ठीक है, तो 2 का डबल क्या होता है 4 mg पर DL, मतलब कि डबल डोज होने का भी लेस, ठीक है, डबल डोज से भी लेस है, ठीक है, 3 mg। तो यहाँ पे टॉक्सिक लेवल कैसा हो जाएगा, मिनिमम टॉक्सिक लेवल, और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवनेस रहेगा ब्लड में वो भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम टॉक्सिक लेवल। कहने का मतलब ये है कि देखो 8 mg पर DL है, मतलब क्या है, इसका ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स है, ये टॉक्सिक लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज टॉक्सिक लेवल एज वेल एज ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, सी क्या हो रहा है ना यहाँ पे, इफ डिफरेंस बिटवीन थेराप्यूटिक डोज एंड टॉक्सिक लेवल इज वेरी लेस, ठीक है, जो थेराप्यूटिक डोज है वो 2 mg पर DL हो गया एक ड्रग का, ठीक है, और जो 3 mg पर DL है उतना कॉन्सेंट्रेशन आपको उसका ब्लड में मिल गया, तो जो टॉक्सिक लेवल है वो भी मिनिमम है, ठीक है, और जो थेराप्यूटिक डोज है वो उसकी जो रेंज है वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं हो रही, 3 mg पर DL है, इट मीन्स जस्ट मिनिमम लेवल में वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब ऐसा है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक डोज जो ब्लड में है वो और उस मेडिकेशन का थेराप्यूटिक डोज के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, देयर इज वेरी लिमिटेड एंड मिनिमम वेरिएशन, ठीक है। इन ब्लड इफ थेराप्यूटिक डोज ऑफ दैट ड्रग इज रेज्ड स्लाइटली इट इज कॉल्ड एज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। किसी का भी ड्रग का जो थेराप्यूटिक डोज है अगर वो ब्लड में बहुत ही कम मात्रा से बढ़ा हुआ है उसे हम कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। और नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स के लिए वी ऑलवेज नीड क्लोज एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, ऐसे ड्रग्स के लिए हमको क्लोज एंड रेगुलर मॉनिटरिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब देखो मैंने बताया कि आर द ड्रग फॉर्मुलेशन विथ लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी, नो, हैव लिमिटेड वैल्यू एंड रिक्वायर नो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लेवल्स, नो। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशंस को ऑलवेज नीड रेगुलर एंड क्लोज मॉनिटरिंग, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। हैव लिमिटेड पोटेंसी एंड साइड इफेक्ट्स, नो, टॉक्सिक लेवल मिनिमम भले ही हो लेकिन साइड इफेक्ट तो होंगे, पोटेंसी लिमिटेड होगी, नो। सी हैव लेस देन अ 2-fold डिफरेंस, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल 2 mg पर DL का दिया, 2 mg पर DL का डबल फोल्ड कितना होता है 4 mg, बट आपका जो थेराप्यूटिक डोज है, जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा वो कितना होगा, दैट इज 3 mg, ठीक है। सो हैव लेस देन अ 2-fold डिफरेंस, 4 से कम है। इन मिनिमम टॉक्सिक लेवल, यस टॉक्सिक लेवल भी बहुत मिनिमम है, एंड मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इतना याद रखो एक ड्रग का जो थेराप्यूटिक डोज है
ठीक है, और एक ड्रग का थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है, उसी को हम कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। हमेशा याद रखना, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को ऑलवेज नीड रेगुलर एंड क्लोज मॉनिटरिंग। ठीक है, उसको हम ऐसे ही हल्के में लेके नहीं छोड़ सकते कि नहीं ठीक है थेराप्यूटिक डोज थोड़ा सा ही तो बढ़ रहा है तो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ेगी। नो, वी ऑलवेज नीड टू मॉनिटर अ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशंस। So correct answer is option number C. Okay, next question. A client can receive the mumps, measles, rubella vaccine if he or she is. सबसे पहली बात, MMR का वैक्सीन कैसा वैक्सीन है ये? It is a live vaccine. ठीक है, so a client can receive MMR vaccine if he or she is. वो प्रेगनेंसी में ले सकती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन में ले सकती है, या फिर उस फीमेल को या फिर उस मेल को एलर्जिक है नियोमाइसिन से, या फिर उसको कोल्ड है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वो फीमेल या फिर वो मेल पर्सन जो है MMR का वैक्सीन रिसीव कर सकता है? यस, सी, प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में हम MMR नहीं देंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देंगे। एलर्जिक टू नियोमाइसिन, एलर्जिक टू नियोमाइसिन जो है ये मम्स और रूबेला ले सकते हैं, बट अवॉइड मीजल्स कंपोनेंट। मीजल कंपोनेंट जो है नियोमाइसिन के एलर्जिक वाले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देन यस, किसी फीमेल को या किसी मेल को या फिर किसी पर्सन को सिंपल सा कोल्ड है, यस यू कैन गिव मम्स, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन टू दैट पेशेंट और टू दैट पर्सन। ठीक है, सो इफ क्लाइंट कैन रिसीव द मम्स, मीजल्स, रूबेला वैक्सीन इफ ही और शी इज हैविंग अ कोल्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेशंस बाउंड टू द प्रोटीन कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंगल लाइनर पूछा गया। मेडिकेशंस अगर प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है तो वो कैसा इफेक्ट दिखाएगी? मेडिसिन का काम क्या होता है, हम मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, देन वो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन होता है, और जहाँ पे जाके रिसेप्टर साइट पे काम करना है वो काम करना है। बट यहाँ क्या हो रहा है, मेडिकेशंस जो भी दवाई हमने खाई है वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो रही है, एक कंपाउंडिंग, एक फॉर्म बना रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कौन से इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे? सी, एनहांसमेंट ऑफ ड्रग अवेलेबिलिटी, जो ड्रग अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर साइट, जहाँ पे उस मेडिसिन को जाके काम करना है, एक्ट करना है, अपना एक्शन दिखाना है, वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसेप्टर साइट पे वो बढ़ जाएगा। लेस अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड मेडिकल इफेक्ट्स, जो अवेलेबिलिटी है वो उस मेडिसिन की कम हो जाएगी, जिसके वजह से जितना उस मेडिसिन के वजह से उस पर्सन में इफेक्ट आना चाहिए। एग्जाम्पल, पेन किलर ले रही है, ठीक है, और वो पेन किलर ने डिक्लोफेनेक ले लिया, ठीक है, डिक्लोफेनेक ने क्या किया, जाके प्रोटीन के साथ बाउंड बना लिया, तो क्या उसका रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जैसे सेकेंड में पूछा है, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी, जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जितना पेन कम होना चाहिए उतना ना कम होते हुए थोड़ा सा ही पेन कम होगा, उतना मेडिसिन इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ठीक है, या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बाय द लीवर, लीवर के थ्रू जो है मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, तो वो जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी से जो है मेटाबॉलिज्म हो जाएगा लीवर से उस मेडिकेशन का। सो व्हाट विल बी द following effects if medicine bound to the protein? C. See, usually क्या होता है, when medicine go to receptor site, we can see the effect of medicine. रिसेप्टर साइट पे जाके जब वो मेडिसिन काम करेगी तो हमको इफेक्ट दिखता है, ठीक है, बट अगर मेडिसिन जाकर बाउंड हो गई प्रोटीन के साथ तो ड्रग अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, व्हेन मेडिसिन बाउंड टू प्रोटीन द ड्रग अवेलेबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है उस ड्रग की वो कम हो जाएगी। ठीक है,
सो कहने का मतलब ये है ड्यू टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग विद द प्रोटीन ड्रग अवेलेबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, अब ड्रग अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसमें क्या है, रिसेप्टर साइट पे लेस ड्रग एट रिसेप्टर साइट, जितना रिसेप्टर साइट तक मेडिसिन पहुंचना चाहिए या फिर उसने एक्शन करना चाहिए वो नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज मेडिसिनल इफेक्ट, डिक्रीज मेडिसिनल इफेक्ट, जितना इफेक्ट उसने देना चाहिए वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, और मेडिसिनल इफेक्ट ही कम है तो वो लीवर के पास जब जाएगा तब भी वो कम ही जाएगा। सो मेटाबॉलिज्म विल ऑल्सो लेस, मेटाबॉलिज्म विल ऑल्सो लेस। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा आंसर, लेस अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड मेडिसिनल इफेक्ट। जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो लेस हो जाएगी, जिसके वजह से जितना मेडिसिनल इफेक्ट उस पर्सन में दिखना चाहिए, जितना उस मेडिसिन का एक्शन दिखना चाहिए उस इंडिविजुअल में, उस पेशेंट में, वो नहीं दिखेगा। हमेशा याद रखना, इफ मेडिकेशंस आर बाउंड टू द प्रोटीन कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो कम हो जाएगी क्योंकि उसने क्या किया, प्रोटीन के साथ बाउंड किया, अपना थोड़ा बहुत कंटेंट जो है उस प्रोटीन के साथ बनाने में वो लग गई, जिसके कारण वो रिसेप्टर साइट पर भी बहुत कम अमाउंट में पहुंची। अब कम अमाउंट में मेडिसिन जितना डोज जाना चाहिए उतना ना जाते हुए कम दोगे तो क्या उतना एग्जैक्ट इफेक्ट आता है, क्या नहीं आता है। लाइक दैट लेस अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड मेडिसिनल इफेक्ट। ठीक है, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से जितना डिजायर्ड मेडिसिनल इफेक्ट आना चाहिए वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, next question is when a client arrives on the labor and delivery unit। ठीक है, एक client है जो लेबर और डिलीवरी यूनिट में आ रही है and she informs the nurse that she has been having contractions for the last 5 hours। अब वो जो नर्स है वो इन्फॉर्म कर रही है कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं लास्ट 5 आवर्स से। ठीक है, फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स शी इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ द पेन इज कांस्टेंट एंड नॉट साइक्लिक एज इट वाज अर्लियर। अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसको पेन हो रहा है वो कांस्टेंट है, लगातार है, नॉट साइक्लिक एज इट वाज अर्लियर। पहले कैसा हो रहा था, देखो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए रिलैक्सेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए रिलैक्सेशन। अब क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन, ये कंटिन्यू है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, बीच में उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, द नर्स कंसिडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटेराइन रप्चर। अब नर्स को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका यूट्रस रप्चर तो नहीं हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड बी कंसिस्टेंस विद द यूटेराइन रप्चर। अगर उस फीमेल में यूट्राइन रप्चर हुआ है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो उस नर्स को दिखेंगे या फिर कंसिस्टेंटली उस फीमेल में प्रेजेंट रहेंगे। सी अगेन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन अ क्लाइंट अराइव्स ऑन द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट शी इन्फॉर्म्स द नर्स दैट शी हैज बीन हैविंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर लास्ट 5 आवर्स। आपके पास लेबर यूनिट में एक फीमेल आ रही है एंड शी इज सेइंग कि फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स शी इज हैविंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बट वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का नेचर कैसे था, प्रीवियसली इट वॉज साइक्लिकल। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आया, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में आ रहा था। बट नाउ व्हाट हैपनिंग, इट्स कंटिन्यूअसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं और उसको पेन भी प्रेजेंट है। अब नर्स बोल रही है कि ये पेशेंट में हो सकता है कि यूटेराइन रप्चर तो नहीं हो गया, यूट्रस रप्चर हो गया। अगर उस फीमेल में यूट्रस रप्चर हो गया तो कौन से सिम्टम्स उस स्टाफ को दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपसे क्लियर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट यूटेराइन रप्चर इन दैट फीमेल। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं देखो, अ लार्ज गश ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो जाएगा, एब्डोमिनल रिजिडिटी या फिर इंक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। सी लार्ज गश ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना, ये क्या इंडिकेट करता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर्स हो गए हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड का लीकिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता रेड कलर फ्लूइड तब हम ये बोल सकते थे कि येस देयर इज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ दैट अ लार्ज गश ऑफ रेड फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना इज कमिंग। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होगा। इट कैन बी हाइपोटेंशन क्योंकि यूटेरस रप्चर है, अगर रप्चर है तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो हाइपोटेंशन होगा, कभी भी हाइपरटेंशन नहीं होगा। देयर कैन बी हाइपोटेंशन। देन एब्डोमिनल रिजिडिटी, एब्डोमिन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। ठीक है, यस हो सकता है अगर यूट्रस रप्चर हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया तो वहाँ पे जो टेंडरनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड फीटल मूवमेंट, सी फीटल मूवमेंट कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे बिकॉज यूट्रस रप्चर।
ठीक है, यूट्रस रप्चर हो गया है तो यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी होगी, जिसके कारण यूट्रस और प्लासेंटल का सर्कुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे डी एसिलरेशन देखने के लिए मिलेंगे। इफ़ यू आर सीइंग डी एसिलरेशन तो फीटल मूवमेंट क्या है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, देयर विल बी डिक्रीज फीटल मूवमेंट, ठीक है। सो एब्डोमिनल रिजिडिटी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे कंडीशन में कि यूट्रस रप्चर हो गया है तो इसका सिम्टम क्या बताया जाएगा, एब्डोमिनल रिजिडिटी। सी राइट डाउन दिस, अगर यूटेराइन रप्चर हुआ है तो वहां पे यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी होगी ड्यू टू डिक्रीज यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी हो गया है, इट मीन्स उस फीमेल में क्या हो जाएगा, डी एसिलरेशन। अगर डी एसिलरेशन आ गया तो फीटल मूवमेंट विल ऑलवेज डिक्रीज। याद रखिएगा अगर यूट्रस रप्चर हुआ है तो एब्डोमेन जो है वो रिजिड दिखेगा, टफ दिखेगा, टेंडरनेस जो है वो दिखेगा। क्लियर? राइट डाउन हार्ड, tough and tenderness, this can be seen. Clear? Okay, next question. A client who is a breastfeeding mother develops mastitis. ठीक है, एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल, सॉरी एक फीमेल है एंड शी इज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ठीक है, और उसको मेस्टाइटिस हो गया है। यस, व्हाट इज मेस्टाइटिस? इट इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। infection and inflammation of breast tissues, ठीक है। द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेस्टाइटिस इंक्लूड, अगर एक फीमेल को ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मेस्टाइटिस हो गया है तो उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट इज मार्क्ड एंगॉर्जमेंट, ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंगॉर्ज्ड दिखेंगे। टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर बिकॉज इन्फेक्शन है, ठीक है। चिल्स हो गए, ब्रेस्ट पेन होगा विथ एन एरिया दैट इज रेड एंड हार्ड ब्रेस्ट रहेंगे, ब्रेस्ट पेन रहेगा और वो रेड कलर के दिखेंगे, ठीक है। मार्क्ड एंगॉर्जमेंट एंड ब्रेस्ट पेन, सिर्फ एंगॉर्जमेंट होगा और ब्रेस्ट पेन होगा। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड जनरल मलेज, ठीक है। या फिर क्रैक्ड निपल विथ कंप्लेंट्स ऑफ सोरनेस, निपल्स जो है वो क्रैक्ड रहेंगे एंड साथ में ही कंप्लेंट ऑफ सोरनेस रहेगी। यस, आंसर कीजिए। क्रैक्ड निपल, ओके, क्रैक्ड निपल एंड कंप्लेंट्स ऑफ सोरनेस जो है इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इम्प्रॉपर केयर ऑफ ब्रेस्ट के वजह से जो है क्रैक्ड निपल्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ सोरनेस होती है, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड जनरल मलेज, अब ये तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन में क्या होगा, फीवर आएगा एंड जनरल मलेज भी रहता है, ठीक है। मार्क्ड एंगॉर्जमेंट एंड ब्रेस्ट पेन, यस दिस ऑल्सो हैपन, बट अब ये देखो, मार्क्ड एंगॉर्जमेंट, एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, साथ में चिल्स है, ब्रेस्ट पेन भी है विथ एन एरिया दैट इज रेड एंड हार्डेड, ये क्या बता रहा है? इंडिकेटिव फीचर, ठीक है, एक इंडिकेटिव फीचर है मेस्टाइटिस का, इंडिकेटिव फीचर ऑफ मेस्टाइटिस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज मार्क्ड एंगॉर्जमेंट, एलिवेटेड टेम्परेचर, चिल्स एंड ब्रेस्ट पेन विथ एन एरिया दैट इज रेड एंड हार्डेड। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेस्टाइटिस, तो इसमें साइंस भी दिख रहे हैं, सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। देखो दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, एक ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बट ऑप्शन नंबर ए में कैसे ना कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मेस्टाइटिस के, पूरे साइंस बताए हैं उसके, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने एंटर कहाँ से कर लिया? क्रैक्ड निपल से।
क्रैक निपल से जब वो एंटर कर लेगा तो वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिसको हम मैस्टाइटिस कहेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क स्टार्सीज हो जाएगा, जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सपल्ड आउट होना चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क अंदर ही रह जाएगा, स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एक्सपोजर हो जाएगा, जिसके वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होगा, ठीक है। एंड ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होगा तो वो हार्ड होंगे, रेड कलर दिखाई देगा, बिकॉज वहाँ पे स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा, एकदम टफ रहेंगे, एंड वहाँ पे ब्रेस्ट पेन भी रहेगा। सो अ क्लाइंट हु इज हैविंग अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर डेवलप्स mastitis. The clinical signs and symptoms of mastitis include marked engorgement, elevated temperature, chills and breast pain with an area that is red and hardened. Clear? Okay, next question. The vast majority of death resulting from unintentional poisoning occur in. सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ है अनइंटेंशनल पॉइजनिंग की, वो कौन से एज ग्रुप में होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज अनइंटेंशनल पॉइजनिंग? इट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, मतलब जानबूझ के उसने कोई पॉइजनिंग नहीं ली है, एक्सीडेंटली ले ली है, ठीक है। बच्चे होते हैं, दे डोंट नो कि ये पॉइजन कर सकता है, ये डेंजर है हमारे लिए या फिर नहीं है, तो बच्चों ने जो उनको मिलता है वो मुंह में उठा के डाल लेते हैं, ठीक है। सो कौन सा एज ग्रुप? इन्फेंट्स, टॉडलर्स, टीन्स या फिर एडल्ट्स? यस, इट इज टॉडलर, क्योंकि टॉडलर एक ऐसा एज ग्रुप है 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, जहाँ पे बच्चे को जो भी हाथ में दिखता है, जो भी सामने दिखेगा वो उसको उठा के सबसे पहले अपने मुंह में डालने की आदत होती है। सो टॉडलर एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेथ दिखाता है फ्रॉम अनइंटेंशनल पॉइजनिंग, दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज कॉमन इन विच एज ग्रुप? अगेन इट इज टॉडलर। अगर आपको एज ग्रुप पूछा ईयर्स में, then it is 1 to 3 years of age. Clear? Okay. Next question. ठीक है. Someone who has received a recent tattoo should be screened for. एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक पर्सन है जिसने कि रिसेंटली टैटू बनवाया है, ठीक है, अपने हाथ पे टैटू बनाया है, तो वो कौन से चीज़ों के लिए स्क्रीन आउट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकली अगर हमको उसके कोई स्क्रीनिंग करनी है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो कौन से कंडीशंस के लिए हमको उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हर्ब्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या फिर सिफाइलिस के लिए? सी, ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है? बाय द ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। हर्ब्स कैसे फैलता है? बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिफाइलिसिस कैसे बढ़ता है? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट उसने क्या किया है, उस इंडिविजुअल ने टैटू बनवाया है। सो हिपेटाइटिस के लिए हमें उस इंडिविजुअल को स्क्रीन आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कौन सा हिपेटाइटिस? स्पेशली दैट इज हिपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए हम उस इंडिविजुअल को स्क्रीनिंग करवाएंगे जिसने टैटू बनवाया है, ठीक है। ओके, so next question, ठीक है। A chemical reaction between drugs prior to their administration or absorption is known as. देखो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है दो ड्रग्स के बीच में, ठीक है, प्रायर टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। हमने उस मेडिसिन को अब तक एडमिनिस्टर नहीं किया है, एडमिनिस्टर नहीं किया है तो उसका कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ है, ठीक है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आप पेशेंट को मेडिसिन देने वाले थे, बट उसके पहले ही आपको पता चल गया कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गया, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा? 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग आप एक साथ दे रहे हो तो आपको वो केमिकल रिएक्शन दिखेगा, बट कब? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दिख सकते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? सी, एग्जाम्पल, a drug incompatibility, that they are not compatible with each other, side effect होगा, adverse event या फिर allergic response। सी, ये एक सिरिंज है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक ड्रग ले लिया, ठीक है, एंड ये आपकी एनएस की बॉटल है और इसमें आपने ये फर्स्ट ड्रग डाल दिया, ठीक है। देन अगेन आपने सेम सिरिंज में आपने एक और ड्रग इंसर्ट किया। जब आपने सेम सिरिंज में दूसरा ड्रग भी इंसर्ट किया, लोड कर लिया, तो आपने क्या देखा कि वहां पे कुछ तो अलग सा एक रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। बट आपको वो किस में डालना था? सेकेंड बॉटल में। सही, आपके पास 2 NS की बॉटल है, आप ड्रग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक NS की बॉटल में जो है एक ड्रग डाल दिया,
ठीक है। एंड सेकेंड बॉटल में जो आप वो ड्रग डालने जा रहे थे तो आपने सेम सिरिंज यूज की जिसमें ऑलरेडी आपने फर्स्ट ड्रग को लोड किया था, तो दोनों के बीच में एक रिएक्शन दिखाई दिया, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अ ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। सी साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये हमेशा कब आता है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये कभी भी बिना मेडिसिन दिए नहीं होता। जबकि ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी आप जब सिर्फ लोडिंग भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा दैट यस दिस आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर, क्योंकि आपने एक ही सेम सिरिंज यूज किया और सेम सिरिंज से आपने 2 ड्रग्स को लोड किया अलग अलग एनएस के बॉटल में डालने के लिए और आपको मेडिसिन लगाना था, ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल मैं दूं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी का, देन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी इज क्लोरामफेनिकोल, एंड पेनिसिल हैव ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपने क्लोरामफेनिकल और पेनिसिलिन को एक साथ लोड भी किया ना तो आपको एक रिएक्शन दिखेगा, ठीक है। जबकि नेचर क्या है, सेम है, बोथ आर एंटीबायोटिक्स, दोनों ही एंटीबायोटिक्स है, बट स्टिल अगर आपने एक ही सेम सिरिंज में इन दोनों को लोड किया और अलग अलग एनएस के बॉटल में इंसर्ट करने के लिए आपको वहां पे रिएक्शन दिखेगा जिसके हम कहते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। बोथ आर एंटीबायोटिक्स, क्लियर। So a chemical reaction between the drugs prior to their administration or absorption is known as a drug incompatibility. और हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही ड्रग के बीच में, it can be 2 और more than 2, हो सकता है 2 ड्रग के बीच में कोई आपको इनकम्पैटिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट आपने सेम सिरिंज में तीसरा ड्रग भी लोड कर लिया तब आपको इनकम्पैटिबिलिटी दिखेगी, ठीक है। सो इट कैन बी 2 और more than 2 ड्रग्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A hospitalized client has just been informed that he has a terminal cancer, ठीक है। एक एडमिटेड पेशेंट है और उसको अभी जस्ट इन्फॉर्म किया गया कि आपको टर्मिनल कैंसर है, दैट इज लास्ट स्टेज कैंसर है, ठीक है। अब वो पेशेंट नर्स को क्या कह रहा है, ही सेज टू द नर्स देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन द डायग्नोसिस। नर्स को वो कह रहा है कि मैम जरूर कोई डायग्नोसिस में मिस्टेक हुई है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है वो, ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर आप लोगों से डायग्नोसिस में कोई मिस्टेक हुई है, मुझे टर्मिनल कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं हो सकता, जरूर आपके डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स क्या पूछ रही है कि क्लाइंट क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, यस वो डिनाई कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आपके रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, जरूर आपकी इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉब्लम है, जरूर आप लोगों ने जो डायग्नोसिस किया ना वो गलत किया, आपने गलती से डायग्नोस कर दिया इस चीज को, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ही इज रिफ्यूजिंग दैट थिंग, ही इज डिनाइंग दैट, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या है, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग या एक्सेप्टेंस। सी ना वो गुस्सा कर रहा है, ना वो बार्गेन कर रहा है और ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ही इज डिनाइंग और रिफ्यूजिंग, ठीक है। अब ये किसने दिए थे, देखो एलिजाबेथ कुबलर रॉस, मॉडल ऑफ ग्रीफ, 5 स्टेजेस दिए थे, दैट इज डाबडा। ये डाबडा याद रखना, हर एक के लाइफ में आता है, ठीक है, और हर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। दैट इज डिनाइल। कभी भी कोई सिचुएशन हो तो सबसे पहले वो उसको डिनाई करते, रिफ्यूज करते, नहीं ये हो ही नहीं सकता, आपने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपने डायग्नोसिस गलत बनाया, मैडम मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर एंगर, वो गुस्सा करेगा हर चीज पे, ये आपकी वजह से हो गया, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, मीन्स ही विल शो हिज एंगर, ही विल शो हिज फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू हिज और हर डायग्नोसिस, ठीक है। देन बार्गेनिंग, वो बार्गेन करेगा, हाँ ठीक है ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए मुझे हो गया होगा, लाइक दैट, ठीक है। देन डिप्रेशन, अब वो डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड लास्टली ही विल एक्सेप्ट हिज डायग्नोसिस, दैट इज ही इज हैविंग अ टर्मिनल कैंसर, ठीक है। सो ये क्या है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, दैट इज डाबडा, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, और ये किसने दिए थे, एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डिनायल। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप
ये 10 क्वेश्चंस जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली ड्रग रिलेटेड जो मैंने बताया, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेशंस एंड द मेडिकेशंस हु आर बाउंडिंग टू द प्रोटीन, देन व्हाट दे आर शोइंग द इफेक्ट्स टू द पेशेंट, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये जो ड्रग रिलेटेड है ये बहुत ही सिंगल लाइनर में भी पूछते हैं, बट हमको एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, बट वी शुड नो इट कि व्हाट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द मेडिकेशन। देन अगर किसी मेडिसिन ने किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाउंड कर लिया, फैट के साथ बाउंड कर लिया, सो व्हाट दे विल शो देयर मेडिसिनल इफेक्ट्स। ठीक है, एंड ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, छोटे छोटे डेफिनेशंस ही हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।